भारत का मध्यकालीन इतिहास भारतीय इतिहास का वह चरण है जिसमें प्राचीन भारत की राजनीतिक एकता धीरे धीरे विघटित होती है और क्षेत्रीय शक्तियों, नए सामाजिक वर्गों, धार्मिक आंदोलनों तथा विदेशी आक्रमणों के प्रभाव से एक नई ऐतिहासिक संरचना उभरती है। सामान्यतः इस काल की शुरुआत लगभग 500 ईस्वी में गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद मानी जाती है और इसका अंत लगभग 1500 ईस्वी में मुगल साम्राज्य की स्थापना के साथ स्वीकार किया जाता है। इस लगभग 1000 वर्षों के कालखंड में भारत की राजनीति विकेंद्रीकृत रही, जहां अनेक स्थानीय और क्षेत्रीय राजवंशों ने अपने अपने क्षेत्रों में सत्ता स्थापित की। इसी काल में उत्तर भारत, मध्य भारत और पश्चिमी भारत में शक्तिशाली राजपूत, प्रतिहार, कलचुरी, परमार, चौहान, सोलंकी और चंदेल जैसे राजवंश उभरे। वहीं दूसरी ओर अरब, तुर्क और बाद में अफगान शक्तियों के आक्रमणों ने भारतीय इतिहास की दिशा को निर्णायक रूप से प्रभावित किया। मध्य भारत के इतिहास में कलचुरी चेदी राजवंश का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस राजवंश को चेदी के कलचुरी अथवा त्रिपुरी के कलचुरी के नाम से जाना जाता है। इस वंश ने लगभग 7वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक मध्य भारत के विस्तृत भूभाग पर शासन किया। कलचुरी वंश का संस्थापक कोकल प्रथम था, जिसने त्रिपुरी को अपनी राजधानी बनाया। त्रिपुरी आधुनिक जबलपुर के समीप स्थित थी और नर्मदा नदी के तट पर होने के कारण ये सामरिक, आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान था। कलचुरी शासकों ने नर्मदा घाटी को एक सुदृढ़ राजनीतिक इकाई में परिवर्तित किया और आसपास के क्षेत्रों पर अपना प्रभाव स्थापित किया। कलचुरी वंश के प्रारंभिक शासकों ने प्रशासनिक संगठन, भूमि व्यवस्था और सैन्य शक्ति के विकास पर विशेष ध्यान दिया। धीरे धीरे यह वंश मध्य भारत की राजनीति में एक प्रभावशाली शक्ति बन गया। कलचुरी शासकों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये थी कि उन्होंने केवल युद्ध और विजय तक स्वयं को सीमित नहीं रखा, बल्कि सांस्कृतिक संरक्षण और आर्थिक पुनरुत्थान में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कलचुरी शासन के अंतर्गत मंदिर निर्माण, दान पत्रों की परंपरा और ब्राह्मणों को भूमि अनुदान जैसी प्रथाएं व्यापक रूप से प्रचलित रहीं। कलचुरी वंश का सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली शासक गांगेयदेव था। उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, जो उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा और सार्वभौमिक सत्ता के दावे को दर्शाती है। गांगेयदेव का शासनकाल भारतीय आर्थिक इतिहास के संदर्भ में विशेष महत्व रखता है। पूर्व मध्यकाल में जब भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन लगभग समाप्त हो चुका था, उस समय गांगेयदेव ने पुनः स्वर्ण मुद्रा जारी कर आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ किया। ये कदम न केवल उसकी आर्थिक शक्ति का प्रतीक था, बल्कि यह भी दर्शाता है कि कलचुरी साम्राज्य के अंतर्गत व्यापार और वाणिज्य को पर्याप्त संरक्षण प्राप्त था। स्वर्ण सिक्कों की पुनः शुरुआत ने दूरस्थ व्यापारिक संपर्कों को भी प्रोत्साहित किया। गांगेयदेव के बाद कलचुरी वंश का सबसे महान शासक कर्णदेव माना जाता है। उसने कलिंग पर विजय प्राप्त की और त्रिकलिगाधिपति की उपाधि धारण की। यह उपाधि उसकी सैन्य सफलता और पूर्वी भारत में कलचुरी प्रभाव के विस्तार को दर्शाती है। कर्णदेव के शासनकाल में कलचुरी साम्राज्य अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। उसने न केवल सामरिक विजय प्राप्त की, बल्कि प्रशासनिक सुधारों और सांस्कृतिक संरक्षण के माध्यम से अपने राज्य को सुदृढ़ बनाया। उसके समय में कला, स्थापत्य और साहित्य को विशेष संरक्षण प्राप्त हुआ। कलचुरी काल का सांस्कृतिक वातावरण अत्यंत समृद्ध था। इसी काल में प्रसिद्ध संस्कृत कवि, नाटककार और साहित्यिक आलोचक राजशेखर का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। राजशेखर ने अपने साहित्यिक जीवन की शुरुआत कन्नौज के प्रतिहार शासक महेंद्रपाल के दरबार में की थी, जहां उन्हें विद्वान कवि के रूप में मान्यता मिली। बाद में वे कलचुरी राजा के दरबार में भी रहे, जो इस बात का प्रमाण है कि कलचुरी शासक विद्वानों और साहित्यकारों को संरक्षण प्रदान करते थे। राजशेखर की प्रसिद्ध रचना काव्यमीमांसा संस्कृत साहित्य में एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें उन्होंने काव्य रचना के सिद्धांतों का विस्तृत और व्यावहारिक विवेचन किया है। ये ग्रंथ कवियों के लिए एक मार्गदर्शिका के रूप में माना जाता है। इसके अतिरिक्त उनका नाटक कर्पूर मंजरी विशेष रूप से प्रसिद्ध है, जो प्राकृत भाषा में रचित होने के कारण तत्कालीन समाज और भाषा के स्वरूप को समझने में सहायक है। मध्यकालीन भारत में राजपूतों का उदय एक अत्यंत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक प्रक्रिया थी। राजपूत वंशों ने उत्तर और पश्चिम भारत में अनेक स्वतंत्र और शक्तिशाली राज्यों की स्थापना की। राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र पर शासन करने वाला सिसोदिया वंश राजपूत इतिहास में विशेष स्थान रखता है। सिसोदिया वंश गुहिला राजवंश की एक शाखा था और इसे मेवाड़ का घराना भी कहा जाता है। सिसोदिया शासक स्वयं को सूर्यवंशी क्षत्रिय मानते थे, जिससे उनकी वंशगत श्रेष्ठता और धार्मिक वैधता को बल मिलता था। उनकी राजधानी चित्तौड़ थी, जो अपनी भौगोलिक स्थिति और दुर्ग के कारण अत्यंत सुरक्षित मानी जाती थी। मेवाड़ के शासकों की परंपरा स्वतंत्रता, वीरता और आत्मसम्मान से जुड़ी हुई थी। सिसोदिया शासक विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध निरंतर संघर्ष करते रहे और अपनी स्वाधीनता बनाए रखने का प्रयास करते रहे। इसी परंपरा के अंतर्गत राणा कुंभा का नाम अत्यंत महत्वपूर्ण है। राणा कुंभा न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि कला और स्थापत्य के संरक्षक भी थे। उन्होंने 1448 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ किले में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया।
यह विजय स्तंभ मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी पर उनकी विजय की स्मृति में निर्मित किया गया था। विजय स्तंभ न केवल एक सैन्य विजय का प्रतीक है, बल्कि यह मध्यकालीन भारतीय स्थापत्य कला की उत्कृष्टता को भी दर्शाता है। 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में मेवाड़ की राजनीति में राणा सांगा का उदय हुआ। राणा सांगा सिसोदिया वंश के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक थे। उन्होंने राजपूतों को संगठित करने का प्रयास किया और उत्तर भारत की राजनीति में एक निर्णायक भूमिका निभाई। 1517 ईस्वी में खतौली का युद्ध मेवाड़ के राणा सांगा और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया और उसे बंदी बना लिया। बाद में फिरौती लेकर उसे मुक्त किया गया। यह युद्ध राजपूत शक्ति के उत्कर्ष का प्रतीक था और इसने लोदी वंश की कमजोरी को उजागर किया। खतौली के युद्ध के बाद इब्राहिम लोदी ने अपनी हार का बदला लेने के लिए मियां माखन के नेतृत्व में एक सेना भेजी, किंतु 1518 ईस्वी में बाड़ी धौलपुर के पास हुए युद्ध में राणा सांगा ने इस सेना को भी परास्त कर दिया। इन विजयों के परिणाम स्वरूप राणा सांगा उत्तर भारत की राजनीति में एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरे और बाबर के आगमन से पहले वे उत्तर भारत के सबसे शक्तिशाली शासकों में गिने जाने लगे। मध्यकालीन भारत के इतिहास में विदेशी आक्रमणों का विशेष महत्व है। भारत पर अरबों का पहला आक्रमण 712 ईस्वी में सिंध पर हुआ था। इस आक्रमण का नेतृत्व मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। उस समय सिंध पर राजा दाहिर का शासन था, जो ब्राह्मण वंश के अंतिम शासक माने जाते हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर को पराजित कर सिंध पर अधिकार कर लिया। यह भारत में अरबों की पहली सफल विजय थी। इस विजय के बाद भारत में इस्लाम धर्म का राजनीतिक और धार्मिक प्रभाव स्थापित होना प्रारंभ हुआ। अरब आक्रमणों का मुख्य उद्देश्य धन लूट और इस्लाम का प्रचार प्रसार माना जाता है, किंतु इसके दीर्घकालिक परिणाम भारतीय समाज और संस्कृति पर गहरे पड़े। अरब आक्रमणों के पश्चात तुर्क शक्तियों का उदय हुआ। 10वीं शताब्दी में अलप्तगीन नामक एक तुर्क सरदार ने गजनी साम्राज्य की स्थापना की। अलप्तगीन सामान्य शासकों का गुलाम था और उसने गजनी को अपनी राजधानी बनाया। उसकी मृत्यु के बाद कुछ समय तक पिरितिगीन ने शासन किया। 977 ईस्वी में अलप्तगीन के गुलाम और दामाद सुबुक्तगीन ने गजनी की गद्दी संभाली और गजनवी वंश की स्थापना की। सुबुक्तगीन के पुत्र महमूद गजनवी ने इस वंश को अत्यधिक शक्तिशाली बना दिया। महमूद गजनवी का जन्म 111971 ईस्वी को हुआ था। वह 998 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा और 1030 ईस्वी तक शासन किया। महमूद गजनवी भारत पर आक्रमण करने वाला पहला शक्तिशाली तुर्क शासक था। उसने 1000 से 1027 ईस्वी के बीच भारत पर 17 बार आक्रमण किए। उसके आक्रमणों का मुख्य उद्देश्य धन की प्राप्ति था, हालांकि साम्राज्य विस्तार और धार्मिक उद्देश्य भी इसके सहायक कारण थे। 1001 ईस्वी में पेशावर के युद्ध में उसने हिंदू शाही राजा जयपाल को पराजित किया। इसके बाद उसने नगरकोट, थानेसर और सोमनाथ जैसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों पर आक्रमण किए। 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर किया गया आक्रमण महमूद गजनवी का सबसे चर्चित आक्रमण माना जाता है। इस आक्रमण में उसे अपार धन प्राप्त हुआ। महमूद को बगदाद के खलीफा अल-आदिर बिल्लाह ने यमीन उद दौला और यमीन उल मिल्लाह की उपाधियां प्रदान की। वह सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था। उसके दरबार में अलबरूनी, फिरदौसी, उद्बी और फरूखी जैसे महान विद्वान रहते थे, जो उसके शासन को सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण बनाते हैं। कलचुरी चेदी राजवंश, जिसे चेदी के कलचुरी या त्रिपुरी के कलचुरी के नाम से भी जाना जाता है, 7वीं से 13वीं शताब्दी के दौरान मध्य भारत के कुछ हिस्सों पर शासन करने वाला एक राजवंश था। कलचुरी वंश का संस्थापक कोकल प्रथम था और उनकी राजधानी त्रिपुरी थी, जो जबलपुर के पास स्थित है। कलचुरी वंश के शासक गांगेयदेव ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और पूर्व मध्यकाल में स्वर्ण सिक्कों की वापसी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो विलुप्त हो गए थे। कलचुरी वंश का एक शक्तिशाली शासक गांगेयदेव था, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। पूर्व मध्यकाल में स्वर्ण सिक्कों के विलुप्त हो जाने के पश्चात इन्होंने सर्वप्रथम इसे प्रारंभ करवाया। कलचुरी वंश का सबसे महान शासक कर्णदेव था, जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की और त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की। कलचुरी वंश का सबसे महान शासक कर्णदेव था, जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की और त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की। प्रसिद्ध कवि राजशेखर, जो एक संस्कृत कवि, नाटककार और आलोचक थे, उन्होंने अपना जीवन कन्नौज के प्रतिहार राजा महेंद्रपाल के दरबारी कवि के रूप में शुरू किया था। बाद में वे कलचुरी राजा के दरबार में भी रहे। संस्कृत कवि राजशेखर महेंद्रपाल के दरबार में रहते थे। उन्होंने काव्यमीमांसा की रचना की। इसमें कवियों के लिए एक व्यवहारिक मार्गदर्शिका है, जिसमें उन्होंने एक अच्छी कविता की रचना के लिए आवश्यक तत्वों को समझाया है। उन्हें सबसे ज्यादा उनके नाटक कर्पूरा मंजरी के लिए जाना जाता है। सिसोदिया एक राजपूत वंश था, जिसने राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र पर शासन किया। इस वंश को मेवाड़ का घराना भी कहा जाता है। सिसोदिया वंश गुहिला राजवंश की एक शाखा थी। सिसोदिया वंश के लोग सूर्यवंशी क्षत्रिय वर्ग से संबंध रखते हैं।
सिसोदिया वंश के शासक जो मेवाड़ पर शासन करते थे अपने को सूर्यवंशी राजपूत कहते थे और उनकी राजधानी चित्तौड़ थी। अपनी विजयों के उपलक्ष्य में मेवाड़ के राजा राणा कुंभा ने 1448 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ किले में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था, जो महमूद खिलजी के नेतृत्व वाली मालवा की सेना पर उनकी जीत की याद में है। खतौली का युद्ध 1517 ही में हुआ था, जिसमें मेवाड़ के राणा सांगा ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया था। इब्राहिम लोदी और महाराणा सांगा के बीच है। खतौली 1517 के युद्ध में मेवाड़ के राणा सांगा ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया और उसे कैद कर लिया और फिरौती वसूलने के बाद उसे रिहा कर दिया। परिणाम, मेवाड़ की जीत। महत्व, इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की सेना को हार का सामना करना पड़ा और लोदी राजकुमार राणा सांगा के कैद में फंस गया। बाद में इब्राहिम लोदी ने हार का बदला लेने के लिए अपने सेनापति मियां माखन के तहत एक सेना संगा के खिलाफ भेजी, जिसे राणा ने बाड़ी धौलपुर के पास बाड़ी युद्ध 1518 ही में परास्त कर दिया। भारत का मध्यकालीन काल भारत में एक ऐतिहासिक काल है जो लगभग 500 ई में गुप्त साम्राज्य के पतन से लेकर लगभग 1500 ई में मुगल साम्राज्य के उदय तक फैला हुआ है। भारत पर अरबों का पहला आक्रमण 712 ईस्वी में सिंध पर हुआ था। इस आक्रमण का नेतृत्व मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। यह भारत में अरबों की पहली जीत थी। इस आक्रमण के बाद भारत में इस्लाम धर्म का प्रसार हुआ। 711 ईस्वी में अरब जनरल मोहम्मद कासिम ने सिंध प्रांत पर विजय प्राप्त की। यह भारत में पहली अरब विजय थी और इसने भारत में अरब आक्रमण की नींव रखी। वह अपने तीसरे प्रयास में सिंध पर विजय प्राप्त करने में सफल रहा, जिसमें उसने सिंध के राजा दाहिर को हराया। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने 712 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त की, जो भारत पर उनका पहला सफल आक्रमण था। जब अरबों ने सिंध पर आक्रमण किया तब वहां राजा दाहिर का शासन था, जो ब्राह्मण वंश का अंतिम शासक था। दाहिर सिंध के अंतिम हिंदू शासक थे और ब्राह्मण वंश से थे। भारत पर अरबों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन दौलत लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था, जो कि 712 ही में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में शुरू हुआ था। 932 ही में अलप्तगीन नामक एक तुर्क सरदार ने गजनी साम्राज्य की स्थापना की, जिसकी राजधानी गजनी थी। अलप्तगीन पहले खुरासान और बुखारा के सामानी बादशाहों का गुलाम था। अलप्तगीन की मृत्यु के पश्चात कुछ समय तक गजनी में पिरितिगीन ने शासन किया। इसी के शासनकाल 972-977 में सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया गया। भारत पर पहला तुर्क आक्रमण 1001 ईस्वी में महमूद गजनवी ने किया था, जिसने हिंदू शाही राजा जयपाल को हराया था। प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश का शासक जयपाल शासन कर रहा था। अलप्तगीन का गुलाम तथा दामाद सुबुक्तगीन 977 में गजनी की गद्दी पर बैठा। महमूद गजनी सुबुक्तगीन का पुत्र था, जिसका जन्म 1 नवंबर 971 में हुआ था। महमूद गजनवी, जिसका जन्म 111971 में हुआ था, गजनवी साम्राज्य का सुल्तान था और सुबुक्तगीन का पुत्र था। अलप्तगीन का गुलाम और दामाद सुबुक्तगीन ने 977 में गजनी की गद्दी पर अधिकार जमाया और गजनी वंश की स्थापना की। महमूद गजनवी अपने पिता सुबुक्तगीन के शासनकाल में खुरासान के शासक थे और बाद में उन्होंने गजनवी साम्राज्य की स्थापना की। महमूद गजनवी 998 ईस्वी में 27 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा और उसने 998 से 1030 ईस्वी तक गजनी साम्राज्य पर शासन किया। बगदाद का खलीफा अल-आदिर बिल्लाह ने महमूद गजनी के पद को मान्यता प्रदान करते हुए उसे यमीन उद दौला तथा यमीन उल मिल्ला की उपाधि दी। बगदाद के खलीफा अल-आदिर बिल्लाह ने महमूद गजनी के पद को मान्यता देते हुए उसे यमीन उद दौला साम्राज्य का दाहिना हाथ और यमीन उल मिल्ला लोगों का रक्षक की उपाधि दी थी। में 17वां आक्रमण उसने सिंध और मुल्तान के तटवर्ती क्षेत्रों के जाटों व खोखरों पर किया था। महमूद गजनवी ने 1000 से 1027 के मध्य भारत पर 17 बार आक्रमण किया। महमूद गजनवी के भारतीय आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन की प्राप्ति थी, हालांकि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि साम्राज्य विस्तार और धर्म परिवर्तन भी इसके उद्देश्यों में शामिल थे। महमूद के भारतीय आक्रमण का वास्तविक उद्देश्य धन की प्राप्ति था। महमूद गजनवी को अक्सर एक मूर्तिभंजक आक्रमणकारी के रूप में जाना जाता है, जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया और कई मंदिरों को लूटा, खासकर सोमनाथ मंदिर। महमूद गजनवी ने 1000 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किया था, जिसमें उसने पेशावर के कुछ हिस्सों पर अधिकार कर लिया था और फिर अपने देश लौट गया था। महमूद गजनवी ने 1001 ईस्वी में शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया था, जिसमें जयपाल की हार हुई थी। युद्ध, पेशावर का युद्ध। समय 1001 ईस्वी। परिणाम, जयपाल की पराजय। जयपाल, हिंदू शाही राजवंश का शासक। महमूद गजनवी, गजनवी वंश का शासक। बाद में महमूद गजनवी ने भारतीय उपमहाद्वीप पर आक्रमण शुरू कर दिया था। 1008
में महमूद गजनवी का नगरकोट के विरुद्ध हमला मूर्तिवाद के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण जीत के रूप में देखा जाता है, क्योंकि उसने नगरकोट के मंदिरों को लूटा और मूर्तियों को तोड़ा। महमूद गजनी ने थानेसर के चक्रस्वामिन की कांस्य निर्मित आदमकद प्रतिमा को गजनी भेजकर रणभूमि में रखवाया। महमूद गजनवी का सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 में हुआ, जिसमें मंदिर की संपत्ति लूटी गई और अनहिलवाड़ा के शासक पर आक्रमण किया गया क्योंकि उसने सोमनाथ की रक्षा में सहायता की थी। महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण 1025 में सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र पर हुआ। इस मंदिर की लूट में उसे करीब 20 लाख दीनार की संपत्ति हाथ लगी। सोमनाथ की रक्षा में सहायता करने के कारण अनहिलवाड़ा के शासक पर महमूद ने आक्रमण किया। भारत की संपत्ति को लूटने के लिए उसने सबसे पहला हमला 1001 में किया। उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। सोना लूटने के लिए ही उसने 1025 में सोमनाथ मंदिर पर अपना 16वां हमला किया था। महमूद गजनवी गजनी का राजा था, जिसने 971 से 1030 महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 में जाटों के विरुद्ध था और उनकी मृत्यु 1030 में हो गई थी। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक महमूद गजनी था। महमूद के सेना में सेवंद्राया एवं तिलक जैसे हिंदू उच्च पदों पर आसीन थे। अलबरूनी, फिरदौसी, उद्बी तथा फरूखी महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक महमूद गजनवी था, जिसने गजनवी साम्राज्य की स्थापना की थी। वह फारसी विद्वान था जो महमूद गजनवी के साथ अफगानिस्तान और भारत आया था। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं किताब उल हिंद और तहकीक-ए-हिंद है। उल्लेखनीय है कि महमूद गजनवी के दरबार में प्रसिद्ध विद्वान उद्बी और फिरदौसी भी थे। अलबरूनी, फिरदौसी, उद्बी और फरूखी महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। गौर महमूद गजनी के अधीन एक छोटा राज्य था। 1173 में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी गौर का शासक बना और 1175 में उसने भारत पर पहला आक्रमण मुल्तान के विरुद्ध किया था। 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने पाटन गुजरात पर आक्रमण किया, लेकिन सोलंकी शासक भीमदेव ने उसे बुरी तरह हरा दिया। कयाद्रा की लड़ाई 1178 नायकी देवी मुलाराजा की माता ने कयाद्रा माउंट आबू के पास में गौरी की सेनाओं का सामना किया। नायकी देवी ने मोहम्मद गौरी को एक बड़ी हार दी और उसे पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। 1178 में ही मूलराज द्वितीय के भाई भीम द्वितीय ने मूलराज द्वितीय का स्थान लिया। मोहम्मद गौरी द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्धों में तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध 1191 और 1192 ईस्वी और चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी शामिल है। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हराया था। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, जिसमें चौहान विजयी हुए थे। समय 1191 ईस्वी। पक्ष पृथ्वीराज चौहान, चौहान राजवंश। मोहम्मद गौरी, गौरी शासक। परिणाम पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया। स्थान तराइन, हरियाणा में। महत्व ये युद्ध भारत में मुस्लिम सत्ता की शुरुआत से पहले का एक महत्वपूर्ण घटना थी। 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, जिसमें गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया था। समय 1192 ईस्वी। पक्ष मोहम्मद गौरी, घुरिद सेना बनाम पृथ्वीराज चौहान, राजपूत संघ। परिणाम मोहम्मद गौरी की जीत। स्थान तराइन, आधुनिक तरोरी। पृथ्वीराज की हार का कारण हिंदू राज्यों के बीच एकता की कमी। 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी ने जयचंद गढ़वाल को हराया था, जो कन्नौज का शासक था। कब? 1194 ईस्वी। कहां? चंदावर, आधुनिक फिरोजाबाद के पास यमुना नदी के तट पर। कौन? मोहम्मद गौरी, घोर का शासक बनाम जयचंद गढ़वाल, कन्नौज का शासक। परिणाम मोहम्मद गौरी विजयी हुआ और जयचंद मारा गया। महत्व इस युद्ध के बाद मोहम्मद गौरी के पास उत्तरी भारत के कई इलाकों पर नियंत्रण हो गया था। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की सेना का नेतृत्व उनके सेनापति स्कंद ने किया था और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। स्कंद पृथ्वीराज चौहान के सेनापति थे और उन्होंने तराइन के प्रथम युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मोहम्मद गौरी ने भारत में जीत हासिल करने के बाद विजित प्रदेशों पर शासन का भार अपने गुलाम सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपकर गजनी लौट गया। मोहम्मद गौरी भारत के विजित प्रदेशों पर शासन का भार अपने गुलाम सेनापतियों को सौंपते हुए गजनी लौट गया। मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 ही को खोकर जाट समुदाय के लोगों ने की थी, जब वह भारत से गजनी लौट रहा था।
कुछ ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार खोकर समुदाय के लोगों ने मोहम्मद गौरी की हत्या इसलिए की क्योंकि वह भारत पर आक्रमण कर रहा था। सल्तनत काल भारत में मुस्लिम शासन की अवधि थी। ये काल 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक चला। इस काल में दिल्ली और अन्य क्षेत्रीय राजधानियों से शासन करने वाले कई राजवंश रहे। गुलाम वंश दिल्ली सल्तनत का पहला वंश था। इसकी स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। इस वंश को मामलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है। गुलाम वंश ने भारत में 1206 से 1290 ईस्वी तक शासन किया। गुलाम वंश या मामलुक वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, जो पहले मोहम्मद गौरी का गुलाम था। फारसी भाषा में सैन्य सेवा के लिए खरीदे गए गुलामों को बंदगान कहा जाता था। प्रारंभिक दिल्ली सुल्तानों, विशेषकर इल्तुतमिश ने सैन्य सेवा के लिए खरीदे गए अपने विशेष दासों का समर्थन किया, जिन्हें फारसी में बंदगान कहा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 24 जून 1206 को अपना राज्याभिषेक किया था और अपनी राजधानी लाहौर में स्थापित की थी, जो गुलाम वंश का संस्थापक था। ऐबक ने मुस्लिम आक्रमणों का विरोध करने वाले राजपूत शासकों के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी। 1206 में गौरी की हत्या के बाद ऐबक दिल्ली सल्तनत का शासक बन गया। उसने अपनी राजधानी लाहौर, पाकिस्तान में स्थानांतरित कर दी, जहां उसका राज्याभिषेक हुआ। ऐबक उत्तर भारत में पहला मुस्लिम सल्तनत शासक था। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी और पहली मंजिल भी उन्होंने ही बनवाई थी। यह मीनार नमाज के लिए अजान देने के लिए बनाई गई थी। दिल्ली का कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा, दोनों का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था और उन्हें लाख बख्श लाखों का दान देने वाला भी कहा जाता था। मंगोल चीन के उत्तर में गोबी के रेगिस्तान के निवासी थे। वह एक घूमने फिरने वाली अर्धसभ्य जाति थी तथा उनका मुख्य पेशा घोड़ों और अन्य पशुओं का पालन करना था। वे बहुत गंदे रहते थे तथा सभी प्रकार का मांस खाते थे। उनमें स्त्री विषयक नैतिकता का सर्वथा अभाव था, यद्यपि मां का सम्मान करते थे। वे विभिन्न कबीलों में बटे थे। उन्हीं कबीलों में से एक में 1163 तेमुचिन उर्फ चंगेज खां का जन्म हुआ, जिसे महान चेंगीज द ग्रेट और श्रापित द अकर्सित दोनों पुकारा गया। इसका पिता येसुगई बहादुर था। मंगोल प्राचीन काल से ही गोबी रेगिस्तान और उसके आसपास के क्षेत्रों में, विशेषकर उत्तरी चीन और दक्षिण